सालों साल की मेहनत करके वो एग्जाम देने जाता है, एसएससी का, सीजीएल का एग्जाम देने जाता है। जाने के बाद पता चलता है, इतनी तैयारी करने के बाद पता चलता है क्योंकि जो कीबोर्ड दिया गया उसका माउस, कीबोर्ड का की काम नहीं कर रहा, स्क्रीन फ्रीज कर जा रहा है, सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा, टाइम लिमिट में एग्जाम होता है। वो छात्र के ऊपर क्या बीतती होगी जिसका स्क्रीन फ्रीज हो जाता होगा, जिसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा होगा। एक छोटे से मामूली से टेक्निकल गलती के कारण उसका करियर चौपट हो जा रहा है, और यहाँ पे यहाँ के युवाओं को भविष्य चौपट किया जा रहा है। मुझे तो इसके पीछे भी एक मंशा लगती है। एग्जाम सही से नहीं होंगे, रिजल्ट सही से नहीं देना पड़ेगा, पेपर लीक करा दो, नौकरी नहीं देना पड़ेगा। भोकाली तो बनाएंगे कि नौकरी देंगे, इतनी नौकरी देंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे, एग्जाम ही नहीं देंगे, रिजल्ट ही नहीं देंगे तो नौकरी कहां से देंगे, खाक देंगे। माननीय विधायक जी सीएन गुप्ता जी यहाँ के विधायक हैं, और 10 सालों में उन्होंने क्या विकास किया किसी से अब छुपा नहीं है। यहाँ का विकास सड़कों पे दिखता है, यहाँ का विकास बाजारों में दिखता है, यहाँ का विकास सरकारी स्कूलों में दिखता है, यहाँ का विकास अस्पतालों में दिखता है, यहाँ का विकास सरकारी कार्यालयों में दिखता है। तो ये बार बार एक ही चीज को दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ की जनता यहाँ के विकास देख चुकी है, और इतना इन्होंने विकास कर दिया, इतना ना इन्होंने विकास कर दिया है कि अब जनता चाहती है अब रिटायरमेंट ले ले। बहुत विकास कर दिया, अब थक गए होंगे, थोड़ा आराम की जरूरत है। नमस्कार बा, प्रणाम बा, हमारा नाम उज्ज्वल निर्मल पड़ी। आज हम एगो ऐसा शख्सियत के साथ रूबरू करावत हमें जो कि छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव का विगल फूक चुके हैं। लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में कई योजना जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन एक बड़ी सवाल सामने दिखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव का, वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों में सरगर्मी बढ़ चुके हैं। कई तो चुनावी बैंक की तरह 118 विधानसभा क्षेत्र में आ भी गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है सीएम जी, छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। मैं श्री अमित कुमार, समाजसेवी, राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही और भावी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से छपरा विधानसभा के लिए। एक बड़ी अभी आपके पार्टी के बड़ी सिपाही जो थे छपरा से ही, वो इस दुनिया में नहीं रहे, कितना क्षति पहुंचा पार्टी को? देखिए, हमारे गार्जियन स्वरूप थे, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, एक सच्चे सिपाही थे राष्ट्रीय जनता दल के। बहुत हम लोग निराशा में हैं, एक बहुत सच्चा सिपाही हमने खो दिया है। तबीयत बिगड़ी उनकी एकाएक, और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग परिवार वालों से मिले, सांत्वना दिए। कहा जाता था उनके बारे में कि जब जब से वो राजद ज्वाइन किए तब से छपरा में राजद की सीट जो है हमेशा बहुमत की तरह एकत्रित होकर रहता था। क्या अब वो नहीं रहे तो क्या बिखरेगा क्या? देखिए, उनका तो योगदान वाकई था, और उनका पूरा परिवार आज भी हमारे साथ है, और ऐसा नहीं लगता कि बिखराव होगा। उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है पार्टी को, एकजुट कर दिया पार्टी को, तो यहाँ बिखरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं लेता। काफी अच्छा काम किया था उन्होंने, उनके देख रेख में हम लोगों ने भी काम किया है, गार्जियन स्वरूप थे हमारे। और जहां तक बात करते हैं, वो तरैया विधानसभा से पूर्व के प्रत्याशी भी थे, और मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे, मगर उन्होंने काफी उनके सहयोग से पार्टी काफी मजबूत हुई है उनके कार्यकाल में। मुझे लगता है छपरा नगर निगम है, छपरा एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट एरिया कहा जाता है, छपरा एक विकसित के रूप में देखा जाता है। लेकिन 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सांसद भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा राजू प्रताप रूढ़ी जी को लोग बता रहा है। ये अंदरी का एक मामला है। तो क्या लगता है कि राजू प्रताप रूढ़ी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो विकास दिखेगा? देखिए, आपने शुरुआत में बोला कि छपरा बहुत विकसित छपरा है, 10 साल पहले बहुत विकसित था, ये था वो था। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब भी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तो उस समय छपरा में पूरे सालन का डेवलपमेंट होता था, फैक्ट्रियां लगती थी, रेलवे की स्थिति सुधरती थी, रेलवे में बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुई थी। अब जब से इनकी सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, केंद्र में हो या राज्य में हो, आज हमारा छपरा ऊपर से नीचे गिरता गया। ग्राफ ऊपर बढ़ना चाहिए, ग्राफ नीचे गया। आज हम लोग आजादी के 78 साल बीतने के बाद भी हम लोग वहीं पे खड़े हैं कि आज मामूली गंदगी के लिए लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सफाई के लिए बोलना पड़ता है, टूटी सड़कों के बारे में बोलना पड़ता है, खनुआ नाला के बारे में बोलना पड़ता है, टॉयलेट के बारे में बोलना पड़ता है, जल जमाव के बारे में बोलना पड़ता है। तो हम लोग हाशिए पे आ गए हैं। समय आ गया बदलाव का, और जनता जान चुकी है कि चोचलेबाजी से काम नहीं चलना, भोकाली बनाने से काम नहीं चलना। अब तो यहाँ काम करना पड़ेगा, और काम करना शायद उनकी बस की बात नहीं है। बात सांसद महोदय जी की बात कर रहे थे आप मुख्यमंत्री बनने के लिए,
कितना विकास कर दिया छपरा का सांसद बनकर, सारण का सांसद बन करके। ये किसी से छुपा नहीं है। क्या चाहते हैं वैसा ये विकास हमारे बिहार का भी हो जाए। कितना दुखद है कि आज हमारा सारण कहां खड़ा है। क्या चाहते हैं उस वैसा दुर्दशा पूरे बिहार राज्य का हो जाए। कैसे आप बात कर रहे हैं? अभी तो अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सिपाही हैं, उनको हराकर सांसद राजू प्रताप रूडी ने बिहार को और देश को बड़ी एक मैसेज दिया है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो छपरा की तरफ विकास करेंगे? आप लोग राजनीति को किस ओर ले जाना चाहते हैं? कोई कह रहा है कि अमित शाह जी को हरा करके कर दिया गया, कोई कह रहा है कि ये करके कर दिया गया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक चुनाव था, कोई ना कोई को जीतना था। और देखिए, दोनों कैंडिडेट संजीव बलियान जी, राजू प्रताप रूडी जी, दोनों ही भाजपा के सदस्य हैं। तो किसी ना किसी एक की जीत है यहाँ पे, तो कोई हारा कहां। और रही बात ये क्लब से आम आदमी को क्या फर्क पड़ना है। एक हवाबाजी बनाई जा रही है, एक भोकाली बनाई जा रही है, अपना इमेज सुधारने की कोशिश की जा रही है, और कुछ और प्रेशर बनाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे। बहुत बड़ी चीज ये नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव ही जीतना। कुछ पॉलिटिकल इनका मंसूबा कुछ और होगा, समय आने पर पता चलेगा। ये तो नहीं हो सकता है कि कहीं राजपूत की समुदाय का जो वोट है बिहार में, जो वोट बिखर जाती थी, तो इन्हीं को घुमाने के लिए एक चेहरा बनाया जाए बिहार में। देखिए, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज हमेशा से सम्मानीय रहा है यहाँ पे, हमेशा से सम्मानीय रहा है। वीर गाथाएं उनकी, वीर कुंवर बाबू का भी गाथाएं हैं। बहुत सारे ऐसे जो वीर योद्धा हुए आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक, एक से एक नेता पैदा लिए हुए इस समाज में, और कोई ना कोई तो उसका लीड करेगा ना। अब हर एक समाज से कोई आगे बढ़ता है, बढ़ चढ़ के बोलता है, आता है, करता भी है। सभी लोग अपना हाथ पैर मार रहे हैं, नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सम्मानीय लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि एसएससी जो सीजीएल का जो एग्जाम है, पूरे देश भर में एग्जाम हुआ, कई विद्यार्थी जो है धरना पे बैठ गए कि कंप्यूटर नहीं चल रहा था, सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। इतने बड़े एग्जाम हो रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? इस पे क्या कहें? देखिए, ये क्वेश्चन मेरे दिल को छू गया। मैं बहुत सारे चैनलों को इंटरव्यू देता हूँ, यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देता हूँ, कोई मुद्दे पे, इस तरीके के युवाओं के मुद्दे पे बात नहीं करता चाहता। पता नहीं क्यों। आप चौथे स्तंभ हैं, आपको ये मुद्दा क्यों नहीं दिखाई देता। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये युवाओं के लिए, हमारे भविष्य है युवा। आज सालों साल की मेहनत करके वो एग्जाम देने जाता है, एसएससी का, सीजीएल का एग्जाम देने जाता है। जाने के बाद पता चलता है, इतनी तैयारी करने के बाद पता चलता है क्योंकि जो कीबोर्ड दिया गया उसका माउस, कीबोर्ड का की काम नहीं कर रहा, स्क्रीन फ्रीज कर जा रहा है, सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा, कोई कोऑर्डिनेट करने वाला वहां आदमी नहीं है, टाइम लिमिट में एग्जाम होता है। वो छात्र के ऊपर क्या बीतती होगी जिसका स्क्रीन फ्रीज हो जाता होगा, जिसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा होगा। एक छोटे से मामूली से टेक्निकल गलती के कारण उसका करियर चौपट हो जा रहा है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एजेंसी बदल दी गई बेवजह, नई एजेंसी को दे दी गई, ना उसके पास एक्सपीरियंस है ना कुछ है, और यहाँ पे यहाँ के युवाओं को भविष्य चौपट किया जा रहा है। मुझे तो इसके पीछे भी एक मंशा लगती है। एग्जाम सही से नहीं होंगे, रिजल्ट सही से नहीं देना पड़ेगा, पेपर लीक करा दो, नौकरी नहीं देना पड़ेगा। भोकाली तो बनाएंगे कि नौकरी देंगे, इतनी नौकरी देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे। एग्जाम ही नहीं देंगे, रिजल्ट ही नहीं देंगे, तो नौकरी कहां से देंगे, खाक देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे 50 लाख नौकरी दी। गिनवा दो ना आप, कहां दिए हो, किस विभाग में दिए हो, किसे दिए हो। एक हमारे नेताजी, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 4 लाख नौकरियां बांटी टीचर का, उस तरीके से आप भी करके दिखा दो। आप भी गांधी मैदान पे एक शिविर लगा के नौकरी बांटा होगा तो फोटो दिखा दो, बता दो, नाम दे दो, लिस्ट दे दो, बजट दे दो, तक कहां से पैसे देते हो नौकरी वाले को। ये तो कुछ छुपा नहीं ना है बॉस। 50 लाख आज तक, इतने साल से केंद्र में सरकार मोदी जी की बनी है, प्रधानमंत्री जी की बनी है, उन्होंने आज तक 50 लाख अकेले नौकरी नहीं दी, और आप कह रहे हैं कि यहाँ 50 लाख नौकरी दे दी हमने। क्या हास्यास्पद बात करते हैं आप लोग। क्या लगता है जिस तरीके से अगर ऐसा छात्रों के प्रति हो रहा है बिहार में, एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लड़कियों को एग्जाम के लिए पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन लड़कियों का एग्जाम बनारस, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली तमाम जगह भेज दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो आप तो पैसा आप छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उस पर ट्रेवल खर्चा में दिक्कतें हो रहे हैं, एग्जाम देने में उन लोगों को परेशानी हो रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? अगर आपका सरकार आता है तो क्या इस तरीके का एग्जामिनेशन बिहार में ही संभव होगा कि अदर स्टेट में?
देखिए, ये तो युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, केवल लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है। कहाँ से एक ऐसे ही हमारा पिछड़ा हुआ राज्य, आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय से दयनीय हो चुकी है। एक परिवार का अपना घर खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। वहां पे बच्चों को कहाँ से पैसा आएगा, हमारी बहनों को कहाँ से पैसा आएगा कि यहाँ से वहां जाके एग्जाम दें। टिकट की भी वही व्यवस्था है, रेलवे में टिकट है ना कोई व्यवस्था है हमारे पास। जैसे हमारे माननीय नेताजी कहते हैं कि जब भी हम सरकार में आएंगे तो जो भी नौकरी के लिए जो जाएगा उसका खर्च हम लोग सरकार उठाएगी। बहुत बड़ा ये उनके लिए बहुत बड़ा ये काम होगा कि ऐसी खर्चे अगर सरकार उठा लेती है। और सबसे बड़ी बात, ये मतलब कि एग्जाम लोकल में तो लिया जा सकता है। जिस शहर का जो लड़का है, छात्र है, छात्राएं हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी तो आके एग्जाम दे सकते हैं। क्या फायदा इनको इतने दूर भेजने के लिए? तो मैनिपुलेशन कर लेंगे वहां पे जाके वो लोग, जो एग्जाम वहां पे देंगे अपने गृह क्षेत्र में भी दे सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसमें तो कोई किसी को फेवर करने नहीं जा रहा। तो इस सब की चीज की जरूरत, मानसिकता बदलने की जरूरत है, दूरदर्शिता की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। लगातार बिहार में देखा जा रहा है ओपीएस जो है दिन प्रतिदिन उसकी घटती जा रही स्थिति, और जो स्थिति होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। इस पे क्या कहें? देखिए, ओपीएस हमारा देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने सरकारी नौकरी पेशा वाले लोग हैं बहुत परेशान हैं। कितनी बार धरना हुए, प्रदर्शन हुए, पर सरकार पे इसका कोई असर नहीं हो रहा। पिछले लोकसभा के चुनाव के टाइम भी राहुल गांधी जी ने इस मुद्दा पे उठाया था कि ओपीएस लागू करेंगे। यूपी में भी बात उठी थी, ये बात बिहार में भी उठी थी। जब भी महागठबंधन की सरकार बने तो ओपीएस को लागू किया जाए। बहुत बड़ा एक, किसी का जिंदगी भर नौकरी करता है, उसके बाद पेंशन के टाइम हाथ कुछ ना लगे, बहुत निराशा होती है। वन पेंशन स्कीम ओपीएस लागू होना बहुत जरूरी है, खास करके बिहार के लोगों के लिए ये लागू होना चाहिए। और जहां तक बात है, हम अपने ऊपर अपने बड़े नेताजी लोग से भी बात करेंगे इस पे। अपने माननीय प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात करके हम अपनी बात रखने का कोशिश करेंगे कि उनके ध्यान में लेके आएंगे कि ओपीएस एक बहुत बड़ा चीज है, इसको लेके आना चाहिए। कई परिवारों को जब ओपीएस नहीं मिल पा रहा है, पहले मिलता था तो एकजुट में रहते थे, लेकिन जैसे ही बहुत सारे परिवार ओपीएस नहीं मिल पा रहा है तो वृद्ध अवस्था में परिवार उनको छोड़ दे रहा है। तो क्या ये सरकार का ये नीति जो है वाकई में बहुत घटिया है? सारी बातें आप ही कह दी हैं, वास्तु स्थिति आपको भी दिखाई दे रही है। इसलिए ओपीएस का आना बहुत जरूरी है, लागू होना चाहिए और जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। एक बड़ी बात आपसे कहना चाहेंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले इलेक्ट्रिक मीटर लेकर आए, फिर उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त किया बिजली, फिर बोल रहे हैं कि पूरे बिहार वासियों को मुफ्त बिजली। तो क्या भाजपा और जेडीयू का सरकार रहेगा तब तक बिजली फ्री रहेगी, कि फिर कहीं राजद का सरकार आएगा तो क्या बिजली का पैसा लगेगा? ये क्या हवा चल रहा है? चुनावी के समय में ही ऐसा रणनीति क्यों होता है जनता के साथ? क्या ठगी जा रही है या फिर जनता को भरमाया जा रहा है? देखिए, आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। यहाँ भी आपने बोला कि पहले जो स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाया, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने काफी विरोध किया। ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये स्मार्ट चीटर है। ये आज चुनावी घोषणा के पहले ही, साल 2 साल पहले ही इन्होंने सारी जगह स्मार्ट चीटर, स्मार्ट मीटर ये लोग लगा रखे हैं। जिसपे पता चला जिसका 400 बिल आता था 4000 आ रहा है, जिसका 800 बिल आता था उसका 6000 आ रहा है। पता नहीं क्या कौन सा सिस्टम लगा रखे थे कि सबका बिल, बिजली का बिल एक अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। तो इसका जो 125 यूनिट देने की जो बात कर रहे हैं, इसका प्रोविजन तो उन्होंने बहुत पहले कर लिया। मीटर इतना तेजी से भगा दो कि 125 यूनिट उसमें से घटा भी दिया जाए तो रेवेन्यू पे कोई असर ना पड़े। तो इनकी प्री प्लान था सब कुछ। और स्मार्ट चीटर का जो उन्होंने लूट मचाया, प्राइवेट कंपनियों की तरह, कॉर्पोरेट की तरह जो उन्होंने बिजली विभाग को बना के रख दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि आम जनता बहुत परेशान हुई। और एक लॉलीपॉप थमा रहे हैं आपके, 125 यूनिट देने जा रहे हैं, दे रहे हैं। आप देने कुछ नहीं जा रहे, आप जो लूट रहे हैं तो उसी में से बांटना जा रहे। हमारी सरकार बनती है, हमारे नेताजी भी बोले हुए हैं कि 200 यूनिट हम लोग बिजली मुफ्त देंगे। और जिसका इन्होंने कॉपी करके 125 यूनिट इन्होंने घोषणा किया। जो जो योजनाएं हमारे नेताजी बताते हैं वही लोग, इनको योजना दिखाई देती है, समझ में आती है, क्योंकि हम तो समझा रहे हैं लोगों को, तब इनको जाके समझ में आ रहा है। और उन्होंने ये कॉपी कर रहे हैं, उसी के आधार पर इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करी। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले ये स्मार्ट चीटर हटाया जाएगा और उसके बाद 200 यूनिट हर एक परिवार को यहाँ पे मुफ्त में दिया जाएगा, जिससे छोटे छोटे परिवार का बिजली का बिल शून्य हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा बर्डन ना उठाना पड़े।
केवल हमारे पास ये बिजली ही बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग माता बहनों को 2500 रुपया महीना भी देने जा रहे हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए देने जा रहे हैं। हम वृद्धा को, निशक्त को, विकलांग को 1500 रुपए का भी पेंशन देने जा रहे हैं। बिजली का 200 यूनिट देने जा रहे हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने जा रहे हैं। क्यूमुलेटिवली जोड़ा जाए तो 2500 रुपए, 1500 रुपए, 4000 रुपए हो गए। गैस सिलेंडर में 400-450 रुपए बचेगा, 4400-4500 रुपए हो गया। बिजली यूनिट 200 यूनिट का मतलब तेरा 1400 हो गया। मुश्किल से 5500 से लेके 6000 के बीच में तक की ये योजना है। सिंगल हमारी जो सरकार, नई वाली सरकार जो हमारी बनेगी, तेजस्वी जी की जो सरकार बनेगी, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक आम परिवार को 5,500-6,000 रुपए का मतलब कि सीधा सीधा फायदा दिख रहा है, जिससे कि एक गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, एक छोटा परिवार अपने बहुत बड़े खर्चे से उबर जाएगा। ये छोटा मोटा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मतलब कि घर का मतलब मैक्सिमम सारा खर्चा जो मेजर मेजर खर्चे होते हैं ये सरकार देने जा रही है। इसलिए सरकार का आना बहुत जरूरी है और जनता भी बदलाव दिख रही है। जनता इस कदर बदलाव दिख रही है कि हताशा दिख रही है। जो वोट चोरी करके वो अपनी हताशा दिखा रहा है। चुनाव आयोग जो आज मतलब ये भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये साफ हताशा ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रही। और देखिएगा तब भी यहाँ की जनता आपकी बात उब चुकी है इस निकम्मी सरकार से। नई सरकार बनेगी, बहुत उम्मीदें हैं हमारी नेताजी से। सबसे ज्यादा उम्मीदें हमारे युवाओं को कि वो आएंगे तो नौकरी आएंगे, नौकरियां आएंगी, जीवन स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर सुधरेगा, हमारा शहर, हमारा राज्य सुधरेगा। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी के रूप में आप बिगल फूके हुए हैं। छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी के रूप में आप बिगल फूके हुए हैं। क्या 2 वर्षों से यहाँ के विधायक सीएन गुप्ता जी हैं, भाजपा के हैं, जिस तरीके से विकास दिखना चाहिए, होना चाहिए, नहीं हो पाया। अगर आप जीतते हैं तो क्या एजेंडा है कि जनता को ये दिखे, आप पर विश्वास हो, पार्टी को भी विश्वास हो कि आपको सिंबल देने के बाद आप वाकई में चुनाव रणनीति में टॉप आएंगे और किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट बॉलिंग करेंगे कि छपरा को विकास की रास्ता चकाचक हो जाएगा। देखिए, आपने क्वेश्चन में कहा 2 वर्षों से नहीं, 2 टर्म से हैं, वो पिछले 10 सालों से, 2 वर्षों से नहीं, पिछले 10 सालों से हमारे माननीय विधायक जी सीएन गुप्ता जी यहाँ के विधायक हैं। और 10 सालों में उन्होंने क्या विकास किया किसी से अब छुपा नहीं है। यहाँ का विकास सड़कों पे दिखता है, यहाँ का विकास बाजारों में दिखता है, यहाँ का विकास सरकारी स्कूलों में दिखता है, यहाँ का विकास अस्पतालों में दिखता है, यहाँ का विकास सरकारी कार्यालयों में दिखता है। तो ये बार बार एक ही चीज को दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ की जनता यहाँ के विकास देख चुकी है और इतना इन्होंने विकास कर दिया, नहीं इतना ना इन्होंने विकास कर दिया है कि अब जनता चाहती है अब रिटायरमेंट ले ले। बहुत विकास कर दिया, अब थक गए होंगे, थोड़ा आराम की जरूरत है। देखिए आज हमारी शहर की जो दुर्दशा है किसी से छुपा नहीं है। नरक भी शर्मा जाए तो यहाँ का विकास है। तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। उनको रिटायरमेंट की जरूरत है और रिटायरमेंट लेके स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए उन्हें। उम्र भी हुआ, एक तो रिटायर होने के बाद विधायक बनने का सपना उन्होंने देखा और भी एक बार जनता ने मौका दिया, 2 बार आ गए, अब तीसरी बार नए आदमी को आने दीजिए, जगह खाली कीजिए, कुछ छपरा का भी विकास हो। उनको लाया गया था कि कुछ बनाएंगे नहीं तो बिगाड़ेंगे भी नहीं। ऐसे कैसे चलेगा बॉस? कब तक हम लोग उसी युग में जीते रहेंगे? दुनिया कहां से कहां बढ़ गई। विजन की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, नए सोच के साथ काम करने की जरूरत है, एक मास्टर प्लान के तहत काम करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, समय आ गया है, करके दिखाएंगे तभी कहेंगे। दिखाने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखेगा। तो बहुत बहुत उम्मीद है यहाँ की जनता हमारी विजन को, हमारे मास्टर प्लान को समझती है, हमारी दूरदर्शिता को भी देखती है और उम्मीद है कि पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर एक वर्ग का मिलेगा, जात पात से ऊपर उठ के मिलेगा, एक बुद्धिजीवी वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इंटेलेक्चुअल जब ढंग के आएंगे तो ढंग की सोच होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, कुछ अच्छा कर सके, करके दिखाएंगे। बातों में क्या रखा है, बातों तो सभी लोग करते आ गए, किया तो कोई नहीं है। तो हम करने वालों में भरोसा रखते हैं और करके दिखाने में भरोसा रखते हैं। अच्छा, एक आपसे एक अहम सवाल रहेगी कि लगातार जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं तो प्रशांत किशोर की भी पार्टी बिहार में कार्य कर रही है। परिवार लाभ की योजना, जैसे ही माई बहन योजना की बात आई तो परिवार लाभ की योजना जनता तक पहुंचाई जा रही है। क्या लगता है कि प्रशांत के जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन राजद के लोग ही क्यों बोलते हैं? क्यों
भाजपा वाले नहीं बोलते हैं प्रशांत के खिलाफ? देखिए, ये बातें सबको पता है कि ये भाजपा की बी टीम है। उनको लगाया ही इसीलिए गया है कि वो लोग भाजपा के लिए काम करें, और हमारी योजनाओं को सारी पार्टियां कॉपी कर रही हैं। जो परिवार लाभ की बात करते हैं तो हमारी योजनाओं को है वो तोड़ मरोड़ के अपने रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यही बात प्रशांत किशोर जी की, देखिए ये तो है लोकतंत्र, कोई राजतंत्र तो है नहीं कि हम ही लड़ेंगे, हम ही राजा बनेंगे, हमारी आगे वाले वंशज हमारे राजा बनेंगे। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजा की चुनी हुई सरकार आएगी, विधायक आएगा, समय आ चुका है, देखने की चीजें हैं। जनता बेवकूफ नहीं बनने जा रही है, किसी के झांसे में नहीं आने जा रही है, और अब की बार हमारे नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे और इस शहर का चौमुखी हमारे इस पूरे राज्य का चौमुखी विकास होगा। अजय, छपरा नगर निगम की हम बात करें तो अभी सामने दुर्गा पूजा और छठ आने वाला है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए अभी तक उस तरीके से व्यवस्था दिख नहीं रहा है। लाइट की भी हाल वही है, सड़क की भी हाल वही है। तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर नगर निगम की व्यवस्था रहेगा तो ये पर्व में भी इतनी गंदगी कैसे झेल पाएगी जनता? देखिए, विजन की कमी है। बाढ़ और बारिश के मौसम के 6 महीना पहले मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे पोस्ट करके पूछा यहाँ के नगर प्रशासन से, यहाँ के नगर पालिका के प्रशासन से, नगर निगम के प्रशासन से कि आपकी बाढ़ को लेकर क्या तैयारियां हैं। कभी कोई जवाब नहीं मिला, किसी ने जवाब देना उचित नहीं समझा। और आज देखिए, कुछ दिनों में हमारा दशहरा का पूजा आने वाला है, छठ का पूजा आने वाला है। सड़कों की स्थिति वैसी पड़ी है, हर एक शहर में गड्ढे हो रखे हैं, टूट फूट हो रखा है। कैसे मेला लगेगा, कैसे ठेला लगेगा, सोचनीय विषय है। कोई तैयारी नहीं दिख रही है जिला प्रशासन की, ना सफाई की। इतना ही नहीं, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, बाढ़ का पानी उतरा हुआ है, अब बीमारी का सीजन शुरू होगा, डेंगू फैलेगा, मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा। प्रशासन का कोई इस ओर ध्यान नहीं जा रहा। आप कहते हैं कि हम लोग खनुआ नाला की सारी दुकानें तोड़ दी, खनुआ की सारी नाला के ऊपर बनी सारी दुकानें तोड़ दी, वहां के व्यवसायी को तो आपने उजाड़ दिया, वो जस के तस वैसे उजाड़ के छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? आज पूरी सारी नाला खुली पड़ी है, वहां की सारा रोड में चल लीजिए, सारी नाला खुली पड़ी है, गंदगी से भरा पड़ा है, बीमारी का घर बन चुका है वो, मच्छरों का रहने का स्थान बन चुका है वो। और इसी समय डेंगू का प्रकोप बढ़ता है, मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है। कोई जिला प्रशासन यहाँ पे, नगर प्रशासन, नगर निगम, कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रही है। उसका उनके और चीज की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा कि यहाँ पे ये सब चीजें भी करनी है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। दशहरा आने वाला है, सारी लाइटें शहर की पूरी नहीं जल रही है। तिरंगा लाइट लगाया गया, कहीं काम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा। ओवर ब्रिज पे चले जाइए, सारे लाइटें काम नहीं कर रही है। पूरे शहर का कोई एक बहुत बड़ा भाग में लाइट आज तक नहीं लग पाई। मतलब कुछ क्षेत्र को ही अपना लोग शहर मान बैठे हैं। कहने के लिए वार्ड 45 है, मगर इनके नजर में 45 वार्ड नहीं है। उस शहरी मेन क्षेत्र जो टाउन के बीच का क्षेत्र है, वहीं पे थोड़ा बहुत इनका ध्यान रहता है, बाकी तो पूरा क्षेत्र अछूता है इन चीजों से। 2027 ज्यादा दूर नहीं है, नगर निगम का भी चुनाव ज्यादा दिन अब दूर नहीं बचा है। 2027 में ही चुनाव होने, जनता तो बताएगी अब की, जो अब की बार झेला है जनता ने जवाब देगी, और करारा जवाब मिलने जा रहा है। विधानसभा में जवाब मिलेगा और 2027 में भी बहुत बड़ा जवाब मिलने जा रहा है। सचेत हो जाए, सुधर जाए, ध्यान लगाए पब्लिक के सेवा में। फोटोबाजी तो बहुत हुआ, न्योताकारी तो बहुत हो गया, थोड़ा काम भी करने। अच्छा, नीतीश की सरकार में अपराधी मुक्त बार बार कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के अपराध मुक्त कर दिए हैं। अब अपराधियों काम नहीं कर रहे हैं, अपराधियों पे लगाम लग गया है। लेकिन नीतीश की सरकार में तो खुलेआम अपराधी सोशल मीडिया पे पिस्टल दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं। तमाम छपरा में आप 118 विधानसभा छपरा की बात करें तो कई मर्डर हो गए 3 महीना के अंदरों में। तो इस पे क्या कहिए? अब कहना बाकी क्या रह गया इस पे? कोई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लाइव आके धमकी देके चला जा रहा है, कोई खेमका जी को आके गोली मार के चला जा रहा है। छपरा में बीचों बीच दहियाओं में पंकज सिनेमा के पास आमने से आगे गोलियां बरसा दी जा रही है। हमेशा कहीं ना कहीं कोई किसी का सर काट कर लाश फेंक दिया जा रहा है, कभी तालाब में किसी को मार के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या है? कहीं हमारे स्वर्ण व्यवसायी का दुकान लूट लिया जा रहा है, कभी चेन स्नैचिंग कर लिया जा रहा है, कभी बलात्कार हो जा रहा है बच्चों के साथ। ये क्या है? ये क्या है? पूरा क्राइम इनके कंट्रोल की बस का नहीं रह गया। एकाएक इतना मन कैसे बढ़ गया अपराधियों का? सत्ता के लोग का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनका मनोबल बढ़ा है। इतना भय में रह रहे हैं शहरवासी, इस राज्य के वासी, बताने की जरूरत नहीं है।
सब लोग नई सरकार की उम्मीद लगा के बैठे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। देखिएगा चुनाव बाद यही बीजेपी की गवर्नमेंट उनको मेंटली अनफिट करार करके रिटायरमेंट करवाने जा रही है। कुछ नहीं, डॉक्टरों की टीम बुलाएगी और मेडिकली अनफिट करेगी और उनको रिटायरमेंट दिलाएगी। ज्यादा दिन दूर नहीं है सब चीजें के लिए। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, नई सरकार की उम्मीदें हैं, तेजस्वी जी आएंगे, अपराध मुक्त भय मुक्त बिहार होगा। ज्यादा तो छपरावासियों से क्या निवेदन अपील करेंगे? देखिए हमारे छपरावासी हमारे भाई बंधुओं से यही विनती है, निवेदन है, काबिल चुनिए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यही निवेदन है, बस काबिल चुनिए। जो काबिल हो उसको चुन के लाइए। जाति धर्म पार्टी सब चीज से ऊपर आइए, काबिल लेके आइए। रहना सबको छपरा में ही है। छपरा का विकास होना चाहिए, छपरा का विकास होना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत दिन देख लिया हम लोगों ने, अब विकास का टाइम आ गया। अब नहीं तो कब विकास होना चाहिए। कैसे काबिल चुने? चुनावी मेढक के जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो चुनावी मेढक आने लगे, तो उनमें पब्लिक कैसे काबिल चुन सकता है? हमेशा लड़खड़ा जा रहा है काबिल चुनने में। इतना न चुनावी मेढक लोग आ जा रहा है और जाति समीकरण की बात करने लग रहा है, धन बल बल की बात करने लग रहा है, मुर्गा दारू की बात करने लग रहा है, तो उसमें जनता कैसे काबिल चुने? जनता सब कुछ देख चुकी है, सब चीजों से समझ चुकी है कि धन बल दारू तारी मांस मछली करके हमने क्या पाया। वहीं के वहीं रह गए और सब चीजों से जनता मूड बना चुकी है। ऊपर उठ के आएंगे, अच्छे को लेके आएंगे, काबिल को लेके आएंगे। कोई चुनावी मेढक की बात नहीं होगी, कोई जात पात की बात नहीं होगी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। जो अच्छा काबिल होगा, जो शहर का विकास करने का विजन रखता होगा, उसको लोग लेके आएंगे। पूरा उम्मीद है आपकी बात जनता धोखा नहीं खाएगी। अभी हमारे साथ सीएम मोदी से चर्चा हो रही थी। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जनता आपकी सोच समझकर ही तरजुई पे बटखरा रखेगी और किनको चुनेगी, समय आ गया। क्योंकि चुनावी मेढक की बात नहीं होगी, जो जनता के बीच में जाकर जनता का जो सेवा किया होगा और जनता की जमीनी हकीकत जानता होगा, उसी को जनता वोट देगी। नहीं पार्टी विशेष, नहीं जाति विशेष, नहीं धन विशेष, नहीं मुर्गा और नहीं दारू पे। इस बार वोट होगा तो ओनली फॉर छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और अच्छे उम्मीदवार होंगे उनके लिए। समय आ चुका है, जनता के ऊपर निर्भर करता है कि इस बार जनता छले नहीं, ठगाए नहीं और प्रलोभन के चक्कर में आए नहीं, क्योंकि आपकी वोट है और आपकी एक वोट से किसी का सरकार बनेगा और आपकी एक वोट से ही कोई विधानसभा का विधायक प्रत्याशी बनेगा। देखना बाकी है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे लोगों को चुने और अच्छे लोगों को विधायक बनाए और बिहार के बेहतर उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाए, कि ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं को पलायन रोके और सभी को सम्मान मिले। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।